लास्ट क्लास में अपन ने बात करी है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की। तो आप अब जानते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है और इसमें से हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से निकाल रहे थे, उसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली। उसके संबंधित मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन भी करवाए थे और वो क्लियर हैं आपके। अब देखो, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए अपन ने क्या रखा है कि जो एक पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिक्स होता है। हमने लिखा था p + 2 = 1। अब यदि वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो यदि चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर नए लक्षण आएंगे, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अफेक्टिंग फैक्टर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम दिख रहा है, लगाओ हेडिंग। हाँ जी, हेडिंग लगा। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की हमने जो बात करी है उसमें हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन यदि एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इवोल्यूशन भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, यानी कि किसी पॉपुलेशन के अंदर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, पाया जा रहा है, या हम उसके लिए करें कि हाँ वो है इसके अंदर, तो इवोल्यूशन कितना होगा, 0। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? देखो, 0। मैंने आपको ये कहा है कि ये पॉपुलेशन है और इसके अंदर जो मेंबर यहाँ रहते हैं, जो इसके सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आ रही है। हमने कहा कि p + q = 1 जो हमने लिया है, ये इसकी पहली जनरेशन और सेकंड जनरेशन है उसमें क्या है, सेम है। या सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लग रहा है यहाँ पे, तो क्या दोनों जनरेशन में चेंज आया, हमने लास्ट बार में बात करी थी इसके बारे में। तो देखो, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसके अंदर, तो इवोल्यूशन क्या होगा, 0, यानी कि इसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे? अब देखो इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नंबर 1, जीन माइग्रेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। और लास्ट हो जाएगा नॉन रैंडम मेटिंग। देखो अभी हमने बात करी है कि इस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं
यानी कि वो उस इक्विलिब्रियम को हटा देते हैं। समझ पा रहे हो ना कि एलिक जो फ्रीक्वेंसी उसको बदल देते हैं, और यदि वो उसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यदि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अपना जैसा था वैसा का वैसा ही है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी इसके बारे में। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 1 पे बात करी हमने, जीन माइग्रेशन। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जीन माइग्रेशन क्या करता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करता है। म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो म्यूटेशन भी करता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नए नए लक्षणों का मेल फीमेल से क्या होगा, जब जीन आपस में क्या करते हैं, ऐड होते हैं, तो मेल और फीमेल में नए यानी कि जो उनका जो संतान होगी उसमें क्या बनता है, नए लक्षण आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, इस इफेक्टिव फैक्टर के अंदर ये आता है। एक है नॉन रैंडम मैटिंग। नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब ये तो जाएगा कि रैंडम जो भी है वो इससे मैटिंग कर सकता है, लेकिन नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन से क्या करेगा, वो मैटिंग करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं या कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं, तो वो भी इवोल्यूशन करेगा। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर, आप इसको नोट करो। आगे बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन कब होगा, इवोल्यूशन आपका when एलिक frequency change from generation to generation। देखिए ये क्या कह रहा है कि इवोल्यूशन कब होता है, जब एलिक फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहे हैं, एलिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। एलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। कल ही हमने बात करी है कि जब क्या हो रहा है कि ये जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी डिफरेंट आ रहा है तो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, सेम है, तो क्या हो जाएगा, नो इवोल्यूशन। समझ पा रहे। और यदि फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो इवोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, ये डेफिनेशन आप नोट कर लो कि इवोल्यूशन कब होता है। इवोल्यूशन जब होगा तब एलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, बदलती है। या हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि
जीनों की आवृत्ति या जो एलील्स है उनकी आवृत्ति बदलती है तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। आप नोट कर लो। हाँ जी कर ली। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इवोल्यूशन अकर व्हेन एलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन देन इवोल्यूशन, देन इवोल्यूशन, अभी इवोल्यूशन हो रहा है। और यदि जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। आप इतनी सी लाइन में इस फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ सकते हो कि जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी यदि चेंज हो रही है तो इवोल्यूशन होगा, और जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। अब हमने जो फैक्टर की बात करी है उस फैक्टर को एक एक को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है अपना जीन माइग्रेशन। पहला फैक्टर है अपना लिखना जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। देखो बच्चों, जीन माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन का मतलब क्या है, प्रवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलेगा। अब यहाँ जीन माइग्रेशन का जो बात कर रहा है, जीन माइग्रेशन होता क्या है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल की हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में ये मान लेते हैं हम क्या है, कंट्री है कोई, जैसे हमने कह दिया कि इंडिया, क्या है बच्चों, इंडिया। इसका जो पड़ोसी देश है उसकी हम बात कर लेते हैं नेपाल, नेपाल की बात करेंगे, और की भी कर सकते हैं लेकिन मान इंडिया और नेपाल की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं मैं दो टाइप के लिए। देखो एक को अपन बना लेते हैं ब्लैक से, एक और कौन सा है अपना ब्लैक कलर में। उसके बाद में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अपना क्या है, रेड। देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। सीधी सी बात है, ब्लैक वाला जो है वो कम है और रेड वाला क्या है, ज्यादा है। समझ पा रहे हो। अब आप यहाँ पर देखना कि यहां से क्या हुआ, कुछ लोग भारत छोड़ के नेपाल में जाना चाहते हैं। जैसे आप लोग डॉक्टर बनने के बाद में सोच रहे हैं कि नहीं नेपाल चलेंगे, इंडिया में नहीं रहेंगे, तो यहां से आप निकल गए। ये लोग यहां से कहां आ गए, नेपाल। देखो ब्लैक वाला, कुछ एक दो साथ में रेड वाले भी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। इसमें से ये हमारे पास में जो पॉपुलेशन थी दो स्पीसीज की, उनमें से यहाँ पे पहले से ही ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी कम थी और वो ब्लैक वाली थी, वो यहाँ से क्या हो गई, चली गई। तो आप यहाँ काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा
कि ब्लैक वाले जो एलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बदल गई। समझ पा रहे हो? देखो यहां से निकल रहा है, यहां से ये लोग निकल के जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन। आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। क्लियर है? ये लोग यहां से निकल के कहाँ आ गए, नेपाल में आ गए। और यहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ ब्लैक वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी वो पहले क्या थी, और इनके निकलने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो गई। दूसरी बात, ये रेड वाला जो है एक आध यहाँ पर भी आए हैं, तो यहाँ पर देखो पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, दोनों की तुलना यहाँ करेंगे तो यहाँ आप काउंट कर पाओगे कि रेड वाली जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है एली फ्रीक्वेंसी, और ब्लैक वाले की कम है। दिख रहा है आपको इसमें। उसके बाद में ये यहाँ पर आया, इन्होंने अपनी संतान पैदा करी और यहाँ अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, और जब इन्होंने अपनी जनसंख्या को यहाँ बढ़ाया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्लैक वाले क्या हो गए यहाँ पर ज्यादा, और रेड वाले क्या है, कुछ एक ही हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि जीन माइग्रेशन जब होता है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज होता है, और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जब चेंज होता है तो इवोल्यूशन होता है। क्योंकि आप ये देखो कि जब ये कंडीशन इंडिया में थी तब रेड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और यहाँ नेपाल में जब ये आए तो यहाँ पर रेड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, और ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा हो गई, क्योंकि ब्लैक वाले की यहाँ इंडिया में क्या थी, कम। क्लियर है? या नोट कर लो। कर दिया चला देखो, यानी कि जीन क्या कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, तो इसको हम कह देते हैं जीन फ्लो। जीन माइग्रेट होता है, जीन फ्लो कर। देखो जीन फ्लो कहते किसे हैं, एक तो हमने पढ़ा है जीन माइग्रेशन, यानी कि जीन माइग्रेट हो रहा है, तो जीन फ्लो जो है, जीन फ्लो किसे कहेंगे, यानी कि एक बार जीन यहां से निकल के यहां आया, अब ये क्रम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, रिपीटेड जीन माइग्रेशन। याद रखना है बच्चों आपको कि जीन माइग्रेशन क्या होता है। जीन माइग्रेशन को मैंने आपको इसमें अच्छे से बता दिया है कि जीन माइग्रेशन होता क्या है और कैसे ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है, ये आप समझ गए हैं। अब देखो एक दूसरा वर्ड आपको याद रखना है कि जीन फ्लो किसे कहेंगे, यानी कि जीन माइग्रेशन यदि बार बार हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, जीन माइग्रेशन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। ये आप लिख लो एक बार। लिख लिया, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन की बात कंप्लीट। देखो अब अपन अपना सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो लिखना सेकंड पॉइंट नंबर 2 जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझेंगे। यहां बीटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। बीटल्स देखे ना छोटे छोटे जिनके ऊपर धब्बे से होते हैं व्हाइट व्हाइट, देखो कोई बात नहीं देखें। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके अंदर हम ये बात कर लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तो पॉपुलेशन के लिए बात करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन, बड़ी या छोटी,
कौन सी पॉपुलेशन में ये होता है? क्योंकि माइग्रेशन वाला तो कहीं भी हो सकता है। अरे कम छोटी जनसंख्या होगी या कम संख्या होगी तो सारे सारे चले जाएंगे, पूरी चेंज होगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखना कि कुछ बीटल्स में यहाँ बना लेता हूं कि ये हमारे पास में ये बीटल्स, ये घूम रहे बीटल्स, ये घास का मैदान कोई भी, ये ब्लैक वाला है और ये हम बना लेते हैं यहाँ पर एक रेड वाला बीटल। क्लियर? इधर बना लेते हैं, यानी कि दो कलर के बीटल है हमारे पास में, ब्लैक और रेड। अब देखना बच्चों, ये जो बीटल मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कि दो कलर के बीटल हमारे पास में है। अब इनके साथ क्या होता है, एक अनहोनी घटना घटती है। कैसी घटना? कि ऐसी घटना जिसमें ये बीटल ही खत्म हो जाए, ये बीटल ही खत्म हो जाए। देखो ये जो बीटल हैं ये ब्लैक कलर का है, ये रेड है, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के हैं, ये एक ही ब्लैक कलर का और बाकी सारे रेड कलर के। अब देखो क्या होगा, घास का जंगल है तो हाथी जो है वो कह रहा है कि मैं बहुत भारी हो गया, अब मेरे को थोड़ा सा चलना चाहिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ जंगल में। तो हाथी घूमने निकल गया यहाँ से, समझ पा रहे? अब जब देखो हाथी यहाँ घूमने निकल गया तो वो यहाँ आ रहा है और हाथी ने अपना जो पैर है वो पैर यहाँ रख दिया। अब कईयों को तो हंसी आ रही होगी इसमें, हंसने की बात नहीं है। देखो हाथी जो है जंगल में चला, जंगल में चलता है तो हाथी चला और हाथी जब आ रहा है तो उसके पैर के नीचे ये जो ब्लैक वाले बीटल थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। सीधी सी बात, यदि आप इसको और इजी करना चाहते हो तो ये मान लो कि यहाँ ब्लैक वाला एक भी नहीं है, ब्लैक वाला जो था वो सारा यही था और इस हाथी के पैर के नीचे ये ब्लैक वाले बीटल आके मर गए। क्लियर? अब ब्लैक वाले बीटल आके यहाँ मर ही गए हैं तो यदि इस एरिया में हम बात करें कि अब रेड वाले बीटल की एलिक फ्रीक्वेंसी और ब्लैक वाले बीटल की एलिक फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, तो सीधा साफ दिख रहा है कि आप कहोगे कि पहले ब्लैक वाला और रेड वाले दोनों की फ्रीक्वेंसी थी यानी उपस्थित थी, लेकिन अब रेड वाला बचा है, ब्लैक वाला तो क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप यही कहो। तो इसमें देखो यहां समझने वाली बात यह है कि मैंने ये कहा कि छोटा सा एरिया है कि हाथी के पैर रखने से ही यदि स्पीसीज ही नष्ट हो रही है, उसके सारे ऑर्गेनिज्म नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी पॉपुलेशन क्या बहुत बड़ी है क्या? नहीं, उसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत छोटी है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां पर होता है, छोटी पॉपुलेशन में होता है, छोटी जनसंख्या में होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कहां ऑपरेट होगा, ऑपरेटर इन स्मॉलर पॉपुलेशन, ऑपरेटर इन स्मॉलर पॉपुलेशन। देखो छोटी जनसंख्या होगी तो छोटी जनसंख्या में आसानी से जो ऑर्गेनिज्म है वो मर भी जाएंगे। कुछ जैसे मान लो कि 50 वाली संख्या में थे, 50 में से 25 मर गए तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाली स्पीसीज तो 25 ही बचे ना। आई बात समझ में? अब इसके अंदर यदि एलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो बाई चांस हो रही है, या हम कह सकते हैं कि रैंडम, बाई चांस या रैंडमली
बाई चांस या रेंडमली इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को बता रहा है। तो हम इसमें कह देते हैं कि ऑपरेटर इन स्मॉलर पॉपुलेशन। एक तो आपको ये लाइन याद रखना, समझ पा रहे, बाई चांस या रेंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें माइग्रेट हो रहा था, इसमें जेनेटिक जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो क्या हो रही है कि एक छोटी जनसंख्या में हो रही है, और छोटी जनसंख्या में होता है तो किसी भी कारणवश बाई चांस भी हो रहा है, रेंडमली भी हो रहा है, और एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, रातों रात चेंज हो जाती है। यानी कि कभी कौन सी जो ज्यादा थी वो आज कम हो गई या वो है ही नहीं आज। तो ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नोट कर लो आप। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सर? देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के लिए हमारे पास में दो इफेक्ट हैं, और दोनों इफेक्ट के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सीधा सा है, समझ जाओ। यहां बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके लिए दो इफेक्ट से हम पढ़ेंगे। नंबर एक है फाउंडर इफेक्ट, क्लियर, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं बोटल नेक इफेक्ट। देखो बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट की हमने बात करी है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने आपको ये कहा है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस या रेंडमली क्या होती है, चेंज हो रही है, या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो रातों रात चेंज हो रही है, क्लियर। अब देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो इफेक्ट के द्वारा इसको समझते हैं। फाउंडर इफेक्ट क्या है, और इनके द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से एक जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेंज हुई है। देखो, ये कोई हमारे पास में यहां पर एक एरिया है, इस एरिया में कुछ लोग यहां रह रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहां पे रह रहे हैं, ये देखो। अब कलर से आप समझ जाओगे कि रेड वाले अलग हैं और ब्लैक वाले अलग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो एरिया है इनका, ये वाले यहां से निकल के कुछ कहां आ गए, इसमें आ गए। यानी कि मान लो कि अपना यहां से स्थान छोड़ के यहां बसना चाहते हैं, कोई जैसे जयपुर से कहां जा रहा है, दिल्ली जाके रह रहा है, तो देखो ये सीधी सी बात यह है कि यहां से कुछ इसके ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनमें से हम ये कह रहे हैं रैंडमली आएंगे। ऐसे नहीं है कि हाँ तू आ जा, एक तू आ जा, और एक हाँ तो पीछे से तू आ जा, ऐसे नहीं, जिनका मन हुआ वो निकलेंगे। तो यहां पर हमें देखना है कि आए कौन कौन। तो यहां पर आपको देखना है कि 3 लोग तो रेड वाले हैं और एक क्या है, ब्लैक वाला। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या? ये हमने बना लिया एरिया, ये इसका हो गया एक, क्लियर। तो सीधी सी बात आपके यहां समझ में आ रही है कि जब यहां से, कहां से, यहां पे जो एलिक फ्रीक्वेंसी को यदि हम चेक करते हैं तो रेड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, क्लियर। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, ये लोग यहां आते हैं और यहां क्या कर रहे हैं, अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं।
तो रेड वाले ज्यादा है, ब्लैक वाले कम है। तो सीधी सी बात है, ये जन्म करेंगे, संतान पैदा करेंगे और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो रेड वाला है उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा, और कुछ ही क्या है इसमें, ब्लैक वाले। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो फाउंडर समझते हो, यानी कि यहां से जो लोग यहां आके जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है वो क्या हो जाएंगे, फाउंडर। वो क्या हो जाएंगे बच्चों, फाउंडर हो जाएंगे। यानी कि अपना कुछ नया सिस्टम स्टार्ट करना, ये क्या कर रहा है, देखो फाउंड कर रहा है। और जो नया बनाता है उसको क्या बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं। तो एक अलग स्पीसीज में से, यानी कि जो पहले से कोई पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ लोग निकल के एक नई पॉपुलेशन को क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो फाउंडर इफेक्ट जो है, इसके लिए आप सुनना कि यहां से जो ऑर्गेनिज्म यहां निकल के आया है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया। इनमें से कुछ लोग सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद में अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ाएंगे और कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा कि एक इससे हटके एक डिफरेंट पॉपुलेशन का निर्माण हो जाएगा कुछ समय बाद में। वही क्या है, फाउंडर इफेक्ट। दोबारा सुनो कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास में ये वाली जो एक स्पीसीज है उसमें से कुछ लोग निकल के दूसरी जगह जाते हैं और वहां अपना जो भी है अपनी स्थापना कर रहे हैं। वहां पे वो क्या करेंगे कि जो लोग गए हैं उन्हीं की जनसंख्या वहां बढ़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि जो लोग वहां रह गए थे उनकी भी वहां बढ़ रही, तो जो जाएंगे उन्हीं की बढ़ेगी और जो गए हैं उन्हीं के एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ देख लो, रेड वाला यहाँ पहले कम था लेकिन यहाँ रेड वाले ज्यादा हो गई, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और ये क्या कहलाता है, फाउंडर इफेक्ट कहलाता है। क्लियर। तो सीधी सी बात, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकलते हैं और एक नई पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं और वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने के बाद में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। और जो क्या, और न्यू स्पीसीज जिसका फॉर्मेशन ये कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल इससे डिफरेंट। बोटलनेक इफेक्ट की बात करते हैं। एक बार ये आप थोड़ा डायग्राम नोट कर दो। देखो बोटलनेक इफेक्ट या बोटलनेक इवेंट भी आप इसको कह सकते हो। किसी भी वजह से आर्टिफिशियली या नेचुरल, लिख देता हूं मैं यहां पर, आर्टिफिशियल या नेचुरल, आर्टिफिशियली या नेचुरल जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पॉपुलेशन का कम होना किसी भी वजह से, आर्टिफिशियली, वो वजह जो है आर्टिफिशियली हो सकती है या नेचुरल हो सकती है, पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे क्या क्या कारण है, बाढ़ आ गई, आग लग गई या उनका शिकार हो गए। बाढ़ आ गई या कह सकते हैं कि जंगल में आग लग गई, या हम कह सकते हैं उनका शिकार हो गया। ये कुछ कारण है, बाढ़ आना, आग लगना या उनका शिकारियों के द्वारा शिकार हो जाना। इस कारण से उनकी जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, उनकी संख्या कम हुई है। अब देखो इसको अब हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि बोटलनेक इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या है कि एक बड़ी बोतल, समझ पा रहे हैं? इस बड़ी बोतल जो है उस बोतल में हमारे पास में कुछ बॉल्स हैं। अब हमने क्या किया
कि ऐसी ही क्या है हमारे पास में एक दूसरी बोतल, हमने इस बोतल को उठाया और इसके ऊपर डाल दिया इसे। क्लियर? इसमें जो बोट्स थी वो कहाँ आ जाएगी, इसमें आएगी। यानी कि हमने क्या किया, कुछ समय के लिए इस बोतल को उठाया और कुछ बोले, हमने ऐसे नहीं किया है कि रेड वाली बॉल हमें चाहिए या ब्लैक वाली चाहिए, हमने इसको उठा के इसमें डाला है, एक बार डाला और फिर हटा दिया, तो कुछ बॉल हमारे पास में क्या करेगी, यहां पर आ जाएगी। दिख रहा है? देख, तो हम कह देते हैं कि इसमें से 3 बॉल क्या आ गई, ब्लैक वाली आ गई, और 2 बॉल क्या आ गई इसमें, रेड वाली आ गई। मैं पूरा बना देता हूं इसको। ये लो, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें हमने डाला, उसके बाद में इस बोतल के आगे की कहानी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें से यानी कि ये जो लोग, हम कह रहे थे कि एक पॉपुलेशन है जिसका यानी कि बाढ़ में, आग में या फिर उसके शिकार के कारण उसकी संख्या कम हो गई, तो हम क्या करें, पहले इतने थे, अब हमारे पास केवल इतने बचे। समझ पा रहे हो? अब ये क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। तो सीधा सा हम यहां लिख सकते हैं सर्वाइविंग पीपल। क्लियर? सर्वाइविंग पीपल है, तो ये अब क्या करेंगे कि पहले इतने थे, उनमें से इतने ही बचे, ये अपनी जनसंख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ये जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो यहां हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 10 यहां से ब्लैक वाले ले लें और 10 रेड वाले ले लें, जो यहां से निकलेगी वही इसके अंदर आएगी। तो समझ पा रहे हो, एक पॉपुलेशन में चाहे वो होमोजाइगस की यदि हम बात करते हैं, या हम कह देते हैं कि डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशन है, तो वो कोई सी भी कंडीशन है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम होमोजाइगस को रखें, हेटेरोजाइगस को रखें। हम कह रहे हैं कि यहां से क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म यहां हमारे पास में बच गए, यानी हम समझ रहे थे इसको कि जैसे मान लो बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने पर एक किसी क्षेत्र में जो जहां पे जनसंख्या थी उसमें से अधिकांश लोग मर गए, कुछ एक लोग बचे, ये लोग वो बचे, अब वो सर्वाइव करें, सर्वाइव करने के बाद में अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ने के बाद में क्या होगा, उनकी एक नई जनसंख्या बन जाएगी, उसको हम बोल देंगे न्यू पॉपुलेशन। दिख रहा है? दिख रहा है? देखो दोबारा समझना, बोटल नेक इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियली, नेचुरली, इसमें कोई भी रीजन हो सकता है। अब इस वाले एग्जांपल देखो, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा सुनना कि हमने क्या किया, एक बोतल है जिसमें हमारे पास में दो कलर की या 2 प्रकार की बॉल भरी हुई है, ब्लैक और रेड। दूसरी हमने खाली बोतल ली, इसको हमने इसके अंदर डाला, इसमें डाला, तो हमारे पास में कोई फिक्स नहीं है इसमें से कौन सी बोतल जो बॉल है वो आ रही है, ब्लैक आ रही है, रेड आ रही है। हमने एक बार डाला तो जो आनी थी वो इसमें आ गई, फिर हमने इसको उठा दिया, कौन सी बची, जो भी इसके अंदर आएगी वो हमारे पास में आ गई, ये लो। उसके बाद में ये जो बॉल्स हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये बॉल्स अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो जो इसमें आएगी वही तो बढ़ाएगी ना, जो इसमें रह गई ये वो थोड़ी बढ़ाएगी, यानी कि ये वाली नहीं बढ़ाएगी, ये वाली तो अपनी इस बोतल में थोड़ी अपनी संख्या बढ़ा पाएगी, इसमें तो जो है वही करेगी। उसके बाद वो सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करने के बाद अपनी जनसंख्या क्या कर लेंगे, बहुत सारी बढ़ा लेंगे, तो वही क्या बन जाएगी, न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी। ये क्या है, ओल्ड पॉपुलेशन है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात समझ में आई। छोटी जो जनसंख्या है उसकी बात चल रही है। अब देखो, आग की बात कर लेते हैं, शिकार की बात कर लेते हैं, कि हमारे पास में जैसे जंगल के अंदर 100 शेर थे, ठीक है। अब 100 शेर में से क्या हुआ कि 80 जो शेर हैं
उनका क्या हो गया, शिकार हो गया। अब शिकार होने के बाद में कितने बचे, 20 बचे। 20 जो बचे हैं वो ये वाले हैं, वो 20 सर्वाइव करेंगे और अपनी नई जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि उनमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो बदल गई है, और वो फ्रीक्वेंसी जो बदल रही है वो न्यू स्पीसीज है, और न्यू स्पीसीज का मतलब क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशन। नोट कीजिए। लिख लिया। म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। देखो म्यूटेशन की बात हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि म्यूटेशन होता क्या है, किस प्रकार से होता है और ये क्या वेरिएशन लाता है। देखो म्यूटेशन होने का रीजन जो है, हमने देखा था कि म्यूटेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो हमारे पास में ये क्रोमोसोम है, क्लियर। ये इस क्रोमोसोम की एक आर्म हमने यहाँ ले, ये इसमें डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो अल्ट्रावायलेट हैं वो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्ट्रावायलेट जब यहाँ इसके ऊपर गिरेगी तो ये इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देगी, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो है वो म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार है और ये म्यूटेशन करती है। और अब देखो जब ये अल्ट्रावायलेट इसके ऊपर गिर रही है, तो अल्ट्रावायलेट के द्वारा गिरने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इसकी वजह से मालूम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम बनाते हैं जेनेटिक मैप, और जेनेटिक मैप जो है वो बनाते हैं क्रोमोसोम में जीन है, न्यूक्लियोटाइड है, उनकी सीक्वेंस के बेस पे बनाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट का उसने क्या कर दिया, उस सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो सीक्वेंस जब चेंज होगी तो जेनेटिक मैप जो हमने पहले बना रखा था, और ये म्यूटेशन होने के बाद में जो मैप बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बदलाव आएगा। जेनेटिक मैप यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब जेनेटिक मैप चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है नए लक्षण आएंगे, और नए लक्षण आ रहे हैं मतलब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। जेनेटिक मैप चेंज हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हार्डी विनबर्ग भी बदल रहा है। हार्डी विनबर्ग बदल रहा है मतलब इवोल्यूशन भी हो रहा है। ये बात हो गई म्यूटेशन की। नोट करो इसको।